सुना है कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, पर मैंने देखा है कि जब जेब खाली हो तो वही खून पानी बन जाता है। आज मैं उस फैमिली गैदरिंग में जा रही हूँ जहाँ 15 साल पहले मुझे घुसने तक की इजाजत नहीं थी। आज मैं वहाँ माँ बनकर नहीं, एक बिजनेसवुमन बनकर जाऊंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रिश्तों की नीलामी होने वाली है। आज मैंने वही पुरानी सस्ती कॉटन की साड़ी नहीं पहनी। आज मैंने एक डार्क एमरल्ड ग्रीन सिल्क साड़ी चुनी है, वही रंग जो राजेश को पसंद था। मेरे गले में एक छोटा सा डायमंड पेंडेंट है और हाथ में वही घड़ी जो मैंने अपनी पहली 1 बीघा जमीन खरीदने पर ली थी। आर्यन ने दरवाजा खोला। उसका सूट मेरी साड़ी से मैच कर रहा था। आर्यन गर्व से भरकर, मम्मी आप रेडी हो? आज उन्हें पता चलना चाहिए कि विद्या खन्ना कौन है। मैंने आईने में खुद को देखा। मुझे वो विद्या नहीं दिखी जो 15 साल पहले रोने के लिए कोना ढूंढती थी। मुझे वो शेरनी दिखी जिसने अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ाई की थी। हम अपनी ब्लैक लग्जरी SUV में बैठे। मेरा पुराना मोहल्ला पीछे छूट रहा था, लेकिन पुरानी यादें मेरे साथ थीं। जैसे ही हमारी गाड़ी उस पुराने खानदानी बंगले के बाहर रुकी, सबकी नजरें वहीं जम गईं। वही बंगला जहां मुझे 10 साल पहले भूखी समझकर निकाल दिया गया था। मैं गाड़ी से उतरी। हर रिश्तेदार जो बाहर खड़ा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी वही भाभी जो कभी मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी, भाग कर आई। भाभी नकली मिठास के साथ, अरे विद्या, मेरी प्यारी बहन, आओ आओ, कब से इंतजार कर रहे थे हम। मैंने उनका हाथ नहीं थामा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो ठंडी थी। नमस्ते भाभी। इंतजार तो मैंने भी बहुत किया था, 15 साल पहले, पर तब कोई दरवाजे पर नहीं आया। सन्नाटा छा गया। पर लोग बेशर्म होते हैं। उन्हें मेरी बातों से ज्यादा मेरी गाड़ी और मेरी चमकती साड़ी में इंटरेस्ट था। अंदर हॉल में बुफे लगा था। मेरे बड़े भाई रमेश, जो अब काफी बूढ़े हो गए थे, आगे बढ़े। रमेश लालची आवाज, विद्या बेटा, हमें गर्व है तुझ पर। तूने अकेले इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। हम तो हमेशा जानते थे कि तू बहुत हिम्मत वाली है। मैंने अपना जूस का गिलास उठाया और पूछा, अच्छा भाई साहब, अगर आप जानते थे तो जब मीरा को टाइफॉइड हुआ था और मेरे पास 200 रुपये नहीं थे, तब आपने मेरा फोन ब्लॉक क्यों किया था? रमेश भाई हकलाने लगे। वो तो पुरानी बात है विद्या, भूल जाओ ना, आज हम सब साथ हैं। देख, तेरा भतीजा राहुल, उसने इंजीनियरिंग की है पर जॉब नहीं मिल रही। तेरे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसे किसी बड़े पोस्ट पर रख लेना। फैमिली हेल्प फैमिली, राइट, वही लाइन, फैमिली हेल्प फैमिली। मैंने देखा कि कैसे हर कोई एक लिस्ट लेकर बैठा था। किसी को बेटे की नौकरी चाहिए थी, तो किसी को बेटी की शादी के लिए फंड। मैंने सबको एक साथ बुलाया और हॉल के बीच में खड़ी हो गई। ध्यान से सुनिए सब लोग, आज आप सबने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं विद्या खन्ना हूँ, इंडिया की टॉप रेस्टोरेंट ओनर। अगर आज मैं वही पुरानी गरीब विद्या होती तो क्या आप मुझे इस बंगले के गेट के अंदर आने देते? सब चुप। आप सबको लगता है कि पैसा पेड़ पर उगता है? मैंने 5 साल तक सिर्फ दिन में एक बार रोटी खाई है ताकि आर्यन स्कूल जा सके। मैंने उन रास्ते के नलों से पानी पिया है जब मेरे पास बॉटल खरीदने के पैसे नहीं थे। तब कहाँ थी ये फैमिली? मैंने एक पुरानी डायरी निकाली। चाची जी, याद है जब मैंने आपसे 500 रुपये मांगे थे, आपने कहा था कि खानदान की नाक कटवा रही है नौकरानी बनकर। आज आप अपने बेटे के लिए मुझसे मैनेजर की पोस्ट मांग रही हैं। मैंने आर्यन को इशारा किया। उसने एक ब्रीफकेस खोला। उसमें बहुत सारे फाइल्स और चेक्स थे। लोगों की आंखों में चमक आ गई। बड़े भाई बोले, विद्या, तू तो दिल की बहुत साफ है। हम जानते थे तू हमें खाली हाथ नहीं भेजेगी। मैंने एक चेक उठाया। ये लीजिए रमेश भाई, ये 50,000 रुपये का चेक है। रमेश भाई खुश हो गए। सिर्फ 50,000? पर मैंने बात काटी, ये वो 50,000 हैं जो मैंने आपसे मांगने की कोशिश की थी और आपने मुझे धुतकार दिया था। आज मैं ये आपको दान में दे रही हूँ, पर बदले में मुझे एक साइन चाहिए। मैंने एक लीगल पेपर निकाला। इस पेपर पर लिखा है कि आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप मुझे कभी फोन नहीं करेंगे और कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। आपने मेरी गरीबी का तमाशा बनाया था, आज मैं आपकी लालच का तमाशा देख रही हूँ। एक एक करके मैंने सबको उनकी औकात के हिसाब से चेक्स दिए। वो पैसे नहीं थे, वो उनकी इंसानियत की कीमत थी जो मैंने चुका दी थी। जब मैं बाहर निकल रही थी, मेरी वही भाभी पीछे से चिल्लाई, बड़ी बन गई है ना? पैसे का घमंड है तुझे। मैंने मुड़कर देखा और कहा, घमंड पैसे का नहीं है भाभी। घमंड उस अकेलेपन का है जो मैंने झेला है। आप सब साथ होकर भी जीरो हो और मैं अकेली होकर भी एक एम्पायर हूँ। मैं गाड़ी में बैठी। आर्यन ने मेरा हाथ दबाया। मम्मी, आपने सही किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। राजेश आज ऊपर से देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे बंगले के बाहर एक औरत बैठी है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी मेरी 15 साल पहले थी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो कोई अनजान नहीं थी, वो वही औरत थी जिसने मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। कौन थी वो, और क्या मैं उसे माफ कर पाऊंगी?